Hello everyone, Namaskar, Sat Shri Akal, and very warm good evening to all of you. First of all, I would like to extend my deep gratitude to the Team Rio, a Rising India Youth Organization, who has organized such a wonderful talk on the theme Economic Implications of COVID-19. टॉपिक काफ़ी वास्ट है, एक घंटे में समराइज करना इतना इजी नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आई वुड बी टॉकिंग फॉर अराउंड 45 मिनट्स और नेक्स्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस और क्वेरीज रेज कर सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा उन क्वेश्चंस को मैं उनका आंसर दूँ। वेल, आज का जो टॉपिक है, आज की जो डिस्कशन है, उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, आई वुड बी डिस्कसिंग ऑन रिकवरी पाथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडिया का रिकवरी पाथ कैसा रहेगा, क्योंकि बड़े लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि इंडिया प्री कोविड-19 लेवल पे कब आएगा, तो इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सेकंड इशू विच आई वुड लाइक टू रेज इज कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है इंडिया का, उसका फ्यूचर क्या है, कितना कोविड-19 ने एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को इम्पैक्ट किया है और आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। थर्ड थिंग, impact on food economy, because it's very very important, because 45% of India's workforce, it is dependent on agriculture sector, और around 70% of our population जो है वो हमारे रूरल इंडिया में रहती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सेक्टर, वी कैनॉट लीव इट। फोर्थ, आई वुड बी टॉकिंग ऑन ड्रामेटिक चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर, जो अभी आना शुरू हो गई है और भविष्य में, फ्यूचर में भी ये देखने को मिलेगी। एंड फाइनली आई विल कंक्लूड माई डिस्कशन विद वेदर इंडिया वुड बी एबल टू रिप्लेस चाइना एज द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि काफ़ी सारी MNCs हैं जो चाइना को छोड़ना चाहती हैं, जो उनकी डिपेंडेबिलिटी चाइना के ऊपर है उससे हट के वो एक दूसरा डेस्टिनेशन जो है वो रखना चाहती हैं, अपने आप को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। सो इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो फर्स्ट हम रिकवरी पाथ की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं। डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने डिफरेंट प्रेडिक्शंस की हैं इंडियन इकोनॉमी की फॉर द ईयर 2020-21, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, उसके बारे में उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF in the mid-April, it has predicted growth rate of 1.9% for the economy। 1.9% का प्रेडिक्शन किया है 2020-21 में इंडिया का। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 0.9 से 1.5% के बीच का रेंज इंडिया के लिए प्रेडिक्ट किया है। क्रेडिट रेटिंग मेजर फिच ने 0.8% की ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की है। मूडीज़ ने 2.5% का प्रेडिक्शन किया है, जबकि अरविंद सुब्रमण्यन, जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहे हैं, ही हैज़ प्रेडिक्टेड नेगेटिव ग्रोथ रेट। उन्होंने कहा कि जो IMF के प्रेडिक्शंस है या बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रेडिक्शंस हैं वो एग्जैजरेटेड है। इनफैक्ट ही सेड कि हमें प्रैक्टिकल होकर रहना चाहिए एंड इंडिया शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो ये डिफरेंट मत हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के, अलग अलग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के। वेल, अब रिकवरी पाथ क्या होगा, रिकवरी पाथ कैसा होगा, इंडियन इकोनॉमी प्री कोविड-19 लेवल पे कैसे आएगी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले अगर 100 साल का इतिहास हम उठाएं तो डिफरेंट इकोनॉमीज़ वर्ल्ड की, उन्होंने रिसेशन के बाद जो बिहेव किया है उसके बेसिस पे 4 तरह के रिकवरी पाथ्स हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरी पाथ्स। वन इज़ V शेप रिकवरी पाथ, सेकेंड इज़ U शेप रिकवरी पाथ, थर्ड इज़ W शेप एंड फोर्थ इज़ L शेप। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इंडिया की जो रिकवरी पाथ होगा GDP का, ग्रोथ रेट का, वो कौन सा होगा, U होगा, V होगा, W होगा या L होगा।
जो वी शेप रिकवरी पाथ है, इट मीन्स इकोनॉमी विल गो डाउन और वहाँ पे कुछ टाइम तक रहेगी, मे फॉर 3, 4, 5, 6 months एंड देन इट विल बाउंस बैक। तो वो अपना जो इक्विलिब्रियम है उसको अटेन कर लेगी आफ्टर 6, 7, 8 months, मे बी विद इन ईयर। तो 1 साल का हम टाइम रख के चल सकते हैं इसमें वी शेप में, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। IMF ने मिड अप्रैल में प्रेडिक्ट किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका जो रिकवरी पाथ होगा वो वी शेप होगा, और इंडिया के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि इंडिया इस साल तो 1.9% ग्रोथ रेट अचीव करेगा, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर 2021-22 द ग्रोथ रेट वुड बी अराउंड 7 to 8%। सो दिस इज वी शेप सिनेरियो। लेकिन ये जो वी शेप सिनेरियो है, इट हैज़ सर्टेन कंडीशंस, कुछ बड़ी पॉजिटिव हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं जब ये वी टाइप हमें ग्रोथ रेट रिकवरी मिलेगी। इसमें नंबर 1 एक कंडीशन, एक पॉजिटिव हाइपोथेसिस हम ये रख सकते हैं कि वायरस की वैक्सीन जो है वो विद इन 4-5 months जो है वो डेवलप हो गई है, एंड विद इन 6-7 months इट इज़ वाइडली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। नंबर 2, वाइड स्केल टेस्टिंग इज देयर। नंबर 3, इंडियन पब्लिक हैज़ डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस। नंबर 4, ये जो अभी गर्मियों का सीज़न शुरू है, तो आगे हो सकता है कि वायरस को सबड्यू करने में मौसम भी थोड़ी हेल्प करे। तो अगर ये सारे फैक्टर पॉजिटिवली इंडिया की फेवर में आते हैं, लॉकडाउन बाय द एंड ऑफ जुलाई, जून जुलाई तक लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो भी 3-4 महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और हम इस बीमारी पे, इस आपदा के ऊपर हम कंट्रोल पा लेते हैं, तो और ट्रैवल जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इट बिकम्स नॉर्मल, बिजनेस एक्टिविटीज़ बिकम नॉर्मल, और जो इन्फेक्शन कर्व है बिकॉज ऑफ वैक्सीन, बिकॉज ऑफ टेस्टिंग, इन्फेक्शन जो कर्व है वो फ्लैटन हो जाती है। तो ये सब अगर पॉजिटिव हाइपोथेसिस हम लेके चलें तो इंडिया जो है वो वी शेप रिकवरी पे आ जाएगा। इवन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने भी अप्रैल 25-26 को मीडिया के सम्मुख बात रखी कि इंडिया वी शेप रिकवरी कर लेगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, हु आर कंटेंडिंग दिस व्यू पॉइंट ऑफ IMF एंड RBI। वो कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है हम लोग यू शेप रिकवरी पे आए। अब यू शेप रिकवरी क्या है? यू शेप मीन्स इकोनॉमी गोज डाउन और काफ़ी देर तक वो नीचे ही रहती है, एंड देन आफ्टर अ टाइम मे बी 6 months, मे बी 8 months, मे बी 1 year, 2 year, 2 साल तक स्ट्रेच जा सकता है, और 2 साल के स्ट्रेच के बाद इकोनॉमी जो है वो रिकवर करना शुरू करते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि जब वैक्सीन जो है वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर डेवलप हो जाए, लेकिन वाइड अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो 2021 के मिड में जाके हो, टेस्टिंग जो है वो वाइड स्केल ना हो पाए और हॉस्पिटल्स में रश पड़ जाए, जो इन्फेक्शन कर्व है वो फ्लैटन ना हो, ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं। लॉकडाउन जो है वो पार्शियल रहे, वर्क फ्रॉम होम भी कुछ सेक्टर्स में रहे, फॉर एग्जांपल एजुकेशन। तो ये कुछ बड़े सारे फैक्टर्स हैं। अगर ऐसा रहता है तो यू शेप रिकवरी पॉसिबल है। अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम यू शेप रिकवरी का एग्जांपल देखें तो 2007-8 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो हम देखते हैं 2007-8 में क्राइसिस आता है तो 3-4 साल लगते हैं इकोनॉमीज़ को रिकवर होने में। तो वो एक बड़ी स्टीक एग्जांपल है यू शेप रिकवरी की। एक तीसरी रिकवरी पाथ है डब्ल्यू शेप रिकवरी पाथ। डब्ल्यू शेप मीन्स इकोनॉमी गोज डाउन, गोज अप, फिर एक सेकेंड वेव ऑफ रिसेशन आती है, इकोनॉमी गोज डाउन अगेन, देन गोज अप। 1980 से लेकर 1983 में यूएस में एक रिसेशन आया था जिसको डबल डिप रिसेशन कहते हैं। ये डब्ल्यू शेप रिसेशन है, डब्ल्यू शेप रिकवरी है, या रिसेशन भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन ये तब है कि अगर डिसीज ये जो वैक्सीन है वो डेवलप हो, लेकिन उसकी अभी तक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी है, जनरल पब्लिक में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, और विंटर में ये जो वायरस है ये अपना बड़े सिवियर तरीके से ये लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। सो विंटर आउटब्रेक इसका बड़ा विग्रस रहता है। तो डब्ल्यू शेप
रिकवरी, मतलब अभी क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया है, गवर्नमेंट ने एकदम ओपनिंग की है और आपने देखा होगा मार्केट में थोड़ा सा रश होना शुरू हुआ है, तो हो सकता है ये रिकवरी की उसमें ले आए। लेकिन अगेन विंटर आते आते हम लोग रिसेशन पे दोबारा से जा सकते हैं, हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन आ जाए, और उसके बाद फिर जब हम फाइनली इस वायरस के ऊपर अगर हम लोग इसके ऊपर हम विजय हासिल कर सकें, देन फाइनली हम लोग फिर रिकवरी पाथ दोबारा से ऊपर आ सकता है। लेकिन एक और सिनेरियो है विच इज़ कॉल्ड एल शेप्ड सिनेरियो, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस। एल शेप्ड सिनेरियो का मतलब है इकोनॉमी गोज डाउन और काफ़ी देर तक वो नीचे फ्लैट रहती है। इट मीन्स रिसेशन काफ़ी लंबी देर तक स्ट्रेच हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और उस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने में कई कंट्रीज़ को 10-15 साल 20 साल लग गए थे। दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एल शेप्ड रिसेशन। ये तब है अगर हम काफ़ी, बिकॉज आपको याद होगा WHO की पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट आई थी कि शायद हम कोविड-19 वायरस की वैक्सीन खोज ही ना पाएँ। तो अगर ऐसा हुआ देन इट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि हम लॉकडाउन हमेशा रख नहीं सकते, क्योंकि कोविड-19 से जो डेथ्स होंगी वो तो पेनफुल है ही है, लेकिन जो हंगर से डेथ्स होंगी, जो आदमी गरीबी से मरेगा, जो आदमी लाचारी से मरेगा, भूखमरी से मरेगा, वो ज़्यादा डेंजरस रहेगा। सो ये कोई भी सिनेरियो ले सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। सो वी शेप अगर हो जाए देन इट इज़ वंडरफुल, नहीं तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यू शेप सिनेरियो इवन इट इज़ नॉट बैड। वेल, ये तो रहे 4 सिनेरियोज। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट इज़ वन इशू जिसके ऊपर सबकी नज़र है। इंडिया में लगभग 137 करोड़ की पॉपुलेशन है और 50 करोड़ की वर्कफोर्स है, 50 करोड़ की वर्कफोर्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्कफोर्स। लेबर फोर्स मीन्स पीपल हु आर सीकिंग वर्क, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं। वर्कफोर्स द पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग वर्क, जो एक्चुअली जिनको काम मिल चुका है वो काम कर रहे हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अराउंड फरवरी के आसपास और मार्च फर्स्ट वीक में वो था 6%। मई फर्स्ट वीक में आते आते इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 26% टू 28%। अमेरिका में ये रेट 32% है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है 50 करोड़ में से 10% लोग वो हैं जो रेगुलर जॉब में हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो फॉर्मल वर्कर्स हैं। मीन्स वो लोग जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंडर आते हैं या जिनके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लगता है। 90% लोग वो हैं जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, इनको कभी भी हायर और फायर किया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो रैक पिकर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं। ये वो लोग हैं जो वेंडर्स हैं, बार्बर्स हैं, या आपने देखा होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में के बाहर एक पेड़ के नीचे कोई चाय वाला बैठा है। तो ये बड़े सारे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये बड़े सारे लोग हैं जो एक इनफॉर्मल वर्कफोर्स में आते हैं, और इनकी पॉपुलेशन 90% ऑफ द वर्कफोर्स है। मीन्स इंडिया में 50 करोड़ वर्कफोर्स में से 45 करोड़ 45 करोड़ लोग ऐसे हैं, वर्कर्स ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है रिसेशन की, लॉकडाउन की। एक और चिंता का विषय ये है कि इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 14 करोड़ है, और अभी हमने देखा कि जो माइग्रेंट्स हैं दे हैव स्टार्टेड रिटर्निंग टुवर्ड्स देयर होम्स। तो उनको वो लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उन लोगों को रोज़गार उनका छूटा, और बड़े सारे MSMEs ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो MSMEs में भी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में भी काम करते हैं। और जैसे इंडिया में लगभग 634 लाख MSMEs हैं, 634 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और इनमें 11 करोड़ वर्कर्स काम करते हैं, 11 करोड़ वर्कर्स। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि
97% ऑफ MSMEs दे कॉन्स्टिट्यूट माइक्रो यूनिट्स। मतलब 11 करोड़ में से 10 करोड़ वर्कर्स ऐसे हैं जो माइक्रो यूनिट्स में काम करते हैं, मीन्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम की है। और ये लोग, इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो बड़ा पॉसिबल है कि इन लोगों को अप्रैल की सैलरी नहीं मिली होगी, हो सकता है मई की सैलरी भी ना मिली हो, बड़े सारे लोग जॉबलेस हो गए हों। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए सरकार को सोचना है, देश को सोचना है। और MSME सेक्टर इम्पोर्टेंट है बिकॉज MSME सेक्टर जो है ये GDP को 30% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट्स को 45% तक ये कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर MSME सेक्टर हमारा जो है अगर ये नीचे जाता है तो हमारा GDP भी नीचे जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी नीचे जाएंगे। एंड एक्सपोर्ट्स दे आर पार्ट ऑफ इंडियाज GDP, वी नो दिस थिंग। एक और बात मैं एम्प्लॉयमेंट में करना चाहूँगा, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की। जो एग्रीकल्चर है इसमें दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है, एक तो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उसमें लगभग 32% जो लेबर है वो फार्म लेबर है, दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर हायर लेबर, दे आर द फॉर्म ऑफ हायर लेबर। तो कोरोना की मार इन लोगों को पड़ी है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर माइग्रेंट वर्कर्स। नंबर 2, रूरल एरियाज में जो टोटल वर्कफोर्स है उसका लगभग 40% जो है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे है, जबकि 60% जो है वो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर पे है। इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर मीन्स नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में प्रोसेसिंग भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, वेयर हाउसिंग भी आ गया, ये सब लोग आ गए। और ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं ये सारे के सारे लोग जो हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, ये डिपेंडेबल थे एग्रीकल्चर पे, ये डिपेंडेबल थे आगे मार्केट पे। लेकिन आगे लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद हुआ, इन लोगों को जॉब गई, इन लोगों की इनकम गई। तो ये लोग भी काफ़ी हद तक इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और पीछे स्टिमुलस पैकेज की भी बात चली थी। स्टिमुलस पैकेज से पहले मैं एक और तीसरे इशू पे आना चाहूँगा, दैट इज़ फूड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हमारे GDP का लगभग 16 to 17% है और एम्प्लॉयमेंट का अराउंड आप मान के चलिए 45% है। एग्रीकल्चर में जो इम्पैक्ट पड़ा है वो 3 तरह का पड़ा है। एक तो पड़ा है डिमांड इफेक्ट, जो डायरेक्ट डिमांड के ऊपर, एग्रीकल्चर डिमांड, जिससे इनकम में आगे फ़र्क पड़ा फार्मर्स की। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट कैप्चर बाय MNCs। तीसरा एम्प्लॉयमेंट की बात तो मैंने कर ली, तो डिमांड और मार्केट कैप्चर की मैं बात करूँगा। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कौन से गुड्स हैं जिनकी डिमांड पे फ़र्क पड़ा है? दोज कमोडिटीज़ विच आर पेरिशेबल इन नेचर एंड दोज कमोडिटीज़ विच हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड। मीन्स वो गुड्स जिनकी डिमांड तब बढ़ती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। इसमें मिल्क आ गया, इसमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें फिशरी आ गई, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ गए। तो वो फार्मर्स जो पोल्ट्री में हैं, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग में है, पोल्ट्री में है, मिल्क में है, फ्रूट्स इसमें है, कल्टीवेशन में है, एंड देन वेजिटेबल उसमें है, इन सब फार्मर्स को नुकसान हुआ है। सेकेंडली, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का अराउंड 14% है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स दे हैव बीन हैम्पर्ड बिकॉज हमारी जो मेजर मार्केट्स थे, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थे, वो USA था, यूरोपियन यूनियन थी, चाइना थी। अब ये तीनों जो रीजन्स हैं दे हैव बीन हिट हार्ड बाय COVID-19। तो हमारे एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी हद तक अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ से भी एक टाइम में देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, मार्केट कैप्चर। ये बड़ा एक स्ट्रेंज फिनोमिना है। जब एवियन फ्लू आया था 2009 में, और अर्ली 2000 में भी डिफरेंट पार्ट्स में ये रिपोर्ट किया गया था, तो काफ़ी कंट्रीज़ में ये देखा गया, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, इजिप्ट में, ब्राज़ील में, कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका शेयर कम हो गया, जबकि बिग मार्केट प्लेयर्स उनका शेयर बढ़ गया। इंडिया में इस चीज़ को हम समझ लें, इंडिया में
जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स की जो टोटल सप्लाई है वो या तो गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर करता है। गवर्नमेंट जो है टोटल फूड सप्लाई का 5% कंट्रीब्यूट करती है थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 95% कम्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी लगभग 85% जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। उसमें किराना मर्चेंट आ गया, उसमें आरती आ गए, छोटे व्यापारी आ गए, ये सारे एक फूड सप्लाई चेन है जिसमें फार्मर भी है, जिसमें प्रोसेसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, रिटेलर है, देन आगे कंज्यूमर है। तो ये 5 लोगों की चेन है। लेकिन एक और सेक्टर है जो फूड सप्लाई में इंगेज्ड है, वो है मॉडर्न बिग सेक्टर, जिसको हम बिग बाज़ार कह सकते हैं, बिग बास्केट कह सकते हैं, रिलायंस फ्रेश कह सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल्स जिसके थ्रू हम लोग खाने पीने का सामान आजकल घर में मंगवाते हैं। इनका शेयर इंडिया में अभी 15% है। अब जैसे ही कंज्यूमर हैबिट्स चेंज होंगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे, हम लोग ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक साधन बन गया है बाहर से सामान मंगवाने का। जो आदमी पहले, जिस घर में पहले कनक लेके, एक व्हीट ग्रेन लेके चक्की मशीन में जाके पिसवाया जाता था, अब वो आदमी अगर हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो करेगा तो वो पैक्ड फूड को प्रेफर करेगा। तो हो सकता है कि लोग शिफ्ट कर जाएं, जो लोग पहले आटा चक्की में जाके आटा पिसवाते थे वो लोग शिफ्ट कर जाएं शक्ति भोग में या आईटीसी में या आशीर्वाद में, या पैक्ड जो व्हीट ग्रेन की तरफ, व्हीट फ्लोर की तरफ। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेसर्स हैं इनको नुकसान होगा इस चीज़ का। जैसे मैंने आपको कहा कि इजिप्ट, साउथ ईस्ट एशिया और ब्राज़ील में देखने को मिला कि वहाँ पे एवियन फ्लू के बाद ये जो बड़े बड़े एमएनसीज थे, बड़े बड़े ये कॉरपोरेट हाउसेस थे, इनका शेयर फूड सप्लाई चेन में बढ़ गया, एक सब्सटेंशियली इनका शेयर बढ़ा, जबकि जो एसएमईज थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका शेयर कम हो गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट इशू है, क्योंकि करोड़ों लोग जो है वो इस फूड सप्लाई चेन में अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोएक्टिवली लुक इनटू दिस मैटर। वेल, चौथा इशू जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंजम्पशन बिहेवियर है उसमें जो चेंजेस आने वाले टाइम में आ सकती हैं। 3-4 इश्यूज मैं इसमें रखना चाहूँगा। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल विल चेंज। इसेंशियल गुड्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आने वाले टाइम में हो सकता है कि चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम सब लोग बार्बर के पास जाते थे, नाई के पास जाके अपनी कटिंग करवाते थे। अब बिकॉज ऑफ कोविड-19, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, हम में से कोई भी अब आगे कुछ टाइम तक, जब तक कोविड-19 चला नहीं जाता, हम लोग बार्बर के पास नहीं जाएंगे। इट मीन्स ट्रिमर्स विल बिकम एन इसेंशियल गुड। हम लोग फोटोस्टेट के लिए या प्रिंटिंग के लिए मार्केट में जाते थे। अब ये प्रिंटर्स जो हैं, दे विल बिकम वेरी वेरी essential thing in our household. जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास हाउस होल्ड्स हैं, हो सकता है वहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो नेसेसिटी बन जाए। जो मिडिल क्लासेस हैं या हायर मिडिल क्लास हाउसेस हैं, वहाँ पे हो सकता है ये डिश वॉशर्स जो हैं वो नेसेसिटीज़ बन जाए। सो ये एक कोविड-19 जो है ये एक ड्रामेटिक चेंज लेके आएगा कि नेसेसिटी क्या है और लग्जरी क्या है। नंबर 2, जो हमें अभी रिसेंटली देखने को ही मिला, जो कंज्यूमर बिहेवियर में एक चेंज आया है, दैट इज़ पैनिक बाइंग। इसको आप पैनिक बाइंग कहिए या रिवेंज कंजम्पशन कहिए। अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे, जब डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये लिकर जब एलो कर दिया इसका सेल, तो मार्केट में एकदम से रश पड़ गया। इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को कहते हैं पैनिक बाइंग, या इसको कहते हैं रिवेंज कंजम्पशन। मीन्स काफ़ी देर तक आप लोगों को कोई किसी काम के लिए एलो नहीं किया जा रहा था, तो जैसे ही आपको एलो किया गया तो आप एकदम से टूट पड़े, आपने भड़ास निकाली उस पर जाके। सिमिलर थिंग हैपेंड इन चाइना। वहाँ पे हर्मीज़ के स्टोर में एक दिन में लगभग जब
अप्रैल में चाइना द्वारा से रीओपन हुआ तो हर्मीज के स्टोर में एक सिंगल डे में जो सेल रिपोर्ट की गई इट वाज अराउंड $2 मिलियन. सो दिस वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड इन चाइना एक दिन में. तो ऐसा दिस इज कॉल्ड रिवेंज कंजम्पशन. तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रिवेंज कंजम्पशन आने वाले टाइम में जो है लिकर हो गया, वाइट गुड्स हो गए. वाइट गुड मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनकी डिमांड जो है, लैपटॉप्स एंड टेबलेट्स हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, इनकी डिमांड जो है लगभग 30 to 35% बढ़ेगी. एंड इनफैक्ट दे विल हैपन इंडियन इकोनॉमी टू रिबाउंड. ये हेल्प करेंगे इंडियन इकोनॉमी की रिबाउंडिंग में. अभी आपने लिकर को लेके कितने व्हाट्सएप पे जोक्स आपने सुनी लिए होंगे. थर्ड थिंग जो कंजम्पशन बिहेवियर में चेंज आएगा वो ये है कि आने वाले टाइम में एक लंबे समय तक लोग मॉल्स में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, बिग स्टोर्स में जाना प्रेफर नहीं करेंगे. दे वुड रादर बाय फ्रॉम नेबरहुड स्टोर्स से वो बाय करेंगे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से दे वुड लाइक टू बाय. तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसके लिए हमें आने वाले टाइम में तैयार होना पड़ेगा. बिकॉज ये जो कोविड-19 है ये कंजम्पशन पैटर्न को बड़ा डीपली इम्पैक्ट करेगा, कंज्यूमर साइकोलॉजी को बड़ा डीपली इम्पैक्ट करेगा. लास्ट इशू विच आई वांट टू डिस्कस इज दैट कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. चाइना को रिप्लेस हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. मीडिया में ये इश्यूज पिछले कुछ टाइम में उठते रहे हैं. रीज़न बीइंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिकॉज उनका एक तो जो ट्रेड वॉर हुआ चाइना ट्रेड वॉर एंड सेकेंडली जो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया उससे जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, अब वो थोड़ा सा डर गए हैं इन्वेस्टर्स एंड दे वांट टू चेंज देयर पोर्टफोलियो. एक वो देखना चाहते हैं कोई और कंट्री उनको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दे ताकि वो एक प्लान बी भी रख के चले. जापान में आपने देखा होगा, जापान ने तो लगभग $2 बिलियन की अमाउंट सैंक्शन किया कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है जो चाइना में है उसको रीलोकेट करेगी जापान में. अब बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसकी एज ऊपर है बिकॉज ऑफ द 3 फैक्टर्स. नंबर 1, इंडिया में जो है वो वेजेस लो हैं. नंबर 2, इंडिया में एक बड़ी मार्केट है, इट्स ए बिग मार्केट, ह्यूज मिडिल क्लास. एंड नंबर 3, वी हैव वेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद द वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम वेयर मेजोरिटी ऑफ द FDI विल कम. अब ये सारे इश्यूज अगर इंडिया के फेवर में जाते हैं एंड वन मोर फैक्टर मैं कहना चाहूँगा, अगर यूएस में इलेक्शंस होते हैं और ट्रम्प इफ़ ही कम्स इनटू पावर अगेन, और आपको मालूम है ट्रम्प इज़ नंबर 1 एनिमी ऑफ चाइना, पीछे जो ट्रेड वॉर भी हुई है, तो उसके बाद ही विल लाइक टू वो चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है रादर देन चाइना वो इंडिया में जाए. बट इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चाइना के बाद जो मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस हैं वो फिलीपाइंस है, ताइवान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इवन मैक्सिको है. पर इंडिया जो है वो उसके ऊपर दे हैव केप्ट देयर फिंगर्स क्रोस्ड. 3-4 चैलेंजेस हैं जो इंडिया को एड्रेस करने हैं इसमें. नंबर 1, जो लैंड एक्विजिशन को लेके पॉलिसीज़ हैं इंडिया को उसमें क्लियर होना पड़ेगा. हमें ये इन्वेस्टर फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी पॉलिसीज़. नंबर 2, जो लेबर रिफॉर्म्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. नंबर 3, जुडिशियल एक्टिविज़म जो है हमें उसे सबड्यू करना पड़ेगा. ये 3 चीज़ें हैं. और एक चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, इट वाज स्टार्टेड बाय मोदी गवर्नमेंट. अब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट है. तो उद्धव ठाकरे जब वो महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने आते ही कह दिया कि वी विल रिव्यू दिस होल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. और फरवरी में उन्होंने वहाँ पे लैंड एक्विजिशन को हॉल्ट पे भी कर दिया. अब ये एक बड़ा वो रहता है कि पॉलिटिकल आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो आप कहीं ना कहीं
वहाँ पे रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करती हो। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब ये चाइना में इन्वेस्टमेंट का इशू उठा कि चाइना से इन्वेस्टमेंट जाने वाली है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वंग इनटू एक्शन, और वेरी रिसेंटली 4 स्टेट्स में इन्होंने लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। ये स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरला। इन स्टेट्स में 4.5 लाख हेक्टेयर की लैंड देखी गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ इन टच विद अराउंड 100 इन्वेस्टर्स हु आर इनटू चाइना, कि वो लोग इंडिया में आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको याद होगा इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को भी चेंज किया है, इट इज़ आई थिंक अप्रैल 18 के आसपास। ये पॉलिसी ये थी कि इंडिया ने जितने भी नेबरिंग नेशंस थे जो जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई कि अगर वहाँ से कोई FDI इंडिया में आती है तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगी। मीन्स पहले वो गवर्नमेंट देखेगी कि उस FDI को एलो करना है या नहीं करना है। पहले वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आती थी, तो उसको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू कर दिया। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना से थी, लेकिन ये वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि जो चाइना जो है बिकॉज अभी रिसेशन की वजह से वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेस के, तो चाइना उनको खरीदना चाहता है। तो उसको रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मूव चलाई थी। सो ये कुछ इश्यूज थे, ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है जो मैंने रखे। अब मैं बात करता हूँ स्टिमुलस पैकेजेस की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। मार्च 26 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, जो कि लगभग 0.8% ऑफ GDP है। ये जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, आपको शायद याद होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये पैकेज दिया गया। और इसमें जो फार्मर्स हैं, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उन लोगों के लिए डिफरेंट तरह का राशन भी था, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र भी था। लेकिन काफ़ी समय से इंडस्ट्री स्टिमुलस पैकेज 2 का वेट कर रही है, और उसके लिए नीति आयोग ने एक प्रपोजल भी तैयार किया है कि लगभग 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज जो है वो इंडस्ट्री को दिया जाएगा। लेकिन डिफरेंट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल फिक्की ने तो 10 लाख करोड़ को ओके किया है। एसोचैम कहता है कि 14 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इज आस्किंग फॉर 15 लाख करोड़ पैकेज, और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ का पैकेज डिमांड कर रही है। इंडिया का जो टोटल GDP है वो 200 लाख करोड़ का है। तो ये जो स्टिमुलस पैकेज है, ये अगर हम 15 लाख करोड़ को मान के चलें तो ये बनता है लगभग 7.5%, 7.5% ऑफ GDP स्टिमुलस पैकेज की फॉर्म में अगर आ जाए तो इकॉनमी को रिवाइव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और गवर्नमेंट को कौन से सेक्टर्स एड्रेस करने हैं इसमें, गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि जो इनफॉर्मल वर्कर है, जो लगभग जिसकी शेयर 45 करोड़ 45 करोड़ के आसपास है, तो इनफॉर्मल वर्कर को जो है गवर्नमेंट जो है वो जैम ट्रिनिटी के थ्रू, आप सबने ये टर्म शायद सुनी भी होगी, जैम इज़ JAM, J स्टैंड्स फॉर जन धन योजना, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल। तो वो लोग जो जिनके जन धन खाते हैं आधार लिंक्ड और मोबाइल के साथ लिंक्ड हैं, तो इनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि सीधे बेनिफिशरी के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ भी इशारा करता है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फार्मर्स को, जैसे वो जैम 20 के थ्रू ही चला जाएगा, जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जैसे मैंने कहा कि वो 11 करोड़ वहाँ पे वर्कर्स हैं, और इतना वो लगभग 30% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, 40% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरली 2 तरह की प्रॉब्लम्स MSMEs में रहती हैं। एक तो ये कि इनके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज रहती है। वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो वेजेस एंड सैलरीज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए उनको पैसा चाहिए, उसका एक कंस्ट्रेंट इनको रहता है।
दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट क्रंच इनके पास रहता है। इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना लोन देते हैं उसका सिर्फ 83% लार्ज इंडस्ट्री ले जाती है और 17% सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के पास जाता है, एमएसएमई के पास जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक तो वर्किंग कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर सकती है एमएसएमईज की, एंड सेकेंडली एमएसएमईज की क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम के ऊपर भी काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो इनके लोन जो है 60 to 70% ऑफ द लोन्स दे कैन बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बेल आउट कर सकती है। एंड फाइनली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े सारे बैंक्स हैं जिनका इनफैक्ट बैड डेट हो जाएगा, जिनको लोन वापस नहीं आएगा, रिकवरी नहीं होगी, तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए ये पैसा यूज़ किया जा सकता है। ये स्टिमुलस पैकेज है जिसको सरकार इनफॉर्मल सेक्टर में एमएसएमईज के लिए, बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए, एमएसएमईज की क्रेडिट प्रोटेक्शन के लिए, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को यूज़ कर सकती है। और ये स्टिमुलस पैकेज डिमांड को बढ़ाएगा। डिमांड को जब ये स्टिमुलेट करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा से एक्शन में आएंगी। अब सबसे बड़ा काम ये है कि जो वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने गांव में चले गए, अपने अपने घरों में चले गए हैं, उनको दोबारा से उनको फैक्ट्रीज़ में लेके आना है। सोशल नॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए फैक्ट्रीज़ को चलाना है। फैक्ट्रीज़ को हम बंद बड़ी देर तक नहीं रख सकते, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद एक और विद इन 2-3 डेज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेगेटिव लिस्ट के साथ भी आने वाली है। नेगेटिव लिस्ट मीन्स कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो वो छोड़ के बाकी सब जो है वो नेगेटिव लिस्ट के बाहर होंगे। उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि किसकी प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, किसकी हम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हो जाएगी। उससे जो है इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए फ़ायदा मिलेगा। वेल, वी शुड ऑल होप कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो टाइमली आ जाए, टेस्टिंग का जो रेट है वो बढ़ जाए, एंड थर्ड जो हमारी ये जो इन्फेक्शन कर्व है वो फ्लैटन हो जाए। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो एम्स के डायरेक्टर पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने मीडिया के इस मुख पे एक बात रखी थी, मिस्टर गुलेरिया ने, ये सेट कि इंडिया में जो पीक है वो भी आया नहीं है। इंडिया में इन्फेक्शन का पीक जो है वो लगभग जून-जुलाई के बीच में आएगा, और बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें पीक आ चुका है और उनकी कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गई है। अमेरिका है, चाइना है, यूके है, स्पेन है, इटली है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पीक इन्होंने अचीव करके अपनी कर्व को फ्लैटन कर लिया है। इंडिया अगर इस पीक को जल्दी से टच करके अगर अपनी कर्व को फ्लैटन कर ले तो हमारे लिए एक बड़ा ही एक पॉजिटिव फैक्टर होगा इस जंग से लड़ने के लिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपकी कोई क्वेरीज, आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं, आई वुड लाइक टू वेलकम। इट इज़ अराउंड 40 मिनट्स मैं बोल चुका हूँ। नाउ इट्स योर टर्न, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। आई एम वेटिंग फॉर दैट। दीपा जोशी का क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट इंडियन कंपनीज, इंडियन बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाउ कैन इंडिया रिप्लेस चाइना? ओके,
और एक डब्ल्यू रिकवरी अप्रोच के ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि डब्ल्यू रिकवरी अप्रोच को हमने अगेन कैसे रीगेन करना है। ओके, सो इंडिया रिप्लेसिंग चाइना, उसके लिए मैंने कहा कि हमें सिर्फ एक पॉलिसी इनिशिएटिव जो है, एक मैसेज हमें इन्वेस्टर्स को देना है कि वी आर एन इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री। याद रखिए इंडिया में अभी जो है एफडीआई जो है ऑन द एवरेज अराउंड $85 बिलियन की हर साल आ रही है, और इनफैक्ट हमारा जो पोटेंशियल है वो लगभग 285 बिलियन डॉलर, तो $200 बिलियन का पोटेंशियल है हमारा एफडीआई का। लेकिन वो कहीं ना कहीं रेड टैपिज्म या ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टिकल। अब चाइना में लैंड एक्विजिशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 2008 से लेकर 2018 तक चाइना ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, सोचो रेल नेटवर्क का जाल बिछा दिया उन्होंने पूरे चाइना में। और चाइना का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स रेल नेटवर्क। वर्ल्ड का 60% जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है वो सिर्फ चाइना में है। तो ये एक क्विक जो एक्शन है चाइना का, वो उसको एज दे देता है इंडिया से ऊपर। तो इंडिया को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है कि लैंड एक्विजिशन जो है वो कैसे स्विफ्ट हो जाए, कैसे फार्मर्स को टाइमली कॉम्पनसेट और उनको बड़े अच्छे रेट पे कॉम्पनसेट किया जाए, ताकि जो लिटिगेशंस है कोर्ट में वो कम हो। और कोर्ट को भी थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, तो ये लैंड एक्विजिशन का काफ़ी हद तक ये स्टेट की डोमेन में भी आ जाता है, तो स्टेट्स यहाँ पे इंटरवीन करती हैं। तो कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर ऐसा हो जाए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में तो इंडिया काफ़ी ऊपर आया ही है पिछले कुछ टाइम में। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैंने आपको बुलेट ट्रेन का ही एक आपको एग्जांपल दे दिया कि ऐसा हुआ। तो जबकि जो बाकी मैंने आपको कहा कि जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, उन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को चूक गया तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेकर। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने लैंड देख लिया है और इन्वेस्टर से बात भी चल रही है। एक आपने डब्ल्यू शेप रिकवरी की बात की, इसको डबल डिप रिकवरी कहते हैं या डबल डिप रिसेशन कहते हैं। ग्रोथ रेट नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर गया। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एजुकेशन को लेके ऑनलाइन का कि कैसे रहेगा, इसका मैं जवाब भी दूंगा। बड़े स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ है। सो डब्ल्यू जो शेप रिकवरी है ये तब होगा जब इकोनॉमी नीचे गया और ऊपर आ गया। ऊपर इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दे दिया। जैसे 15 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज एकदम आ गया, पैनिक बाइंग शुरू हो गई, रिवेंज कंजम्पशन शुरू हो गई। इससे इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन भी पार्शियली खुल गया। लेकिन अगर हम वायरस को नहीं कंट्रोल कर पाए और वायरस का सेकंड वेव अगर आया, जैसे स्पेनिश फ्लू में ऐसे हुआ था। स्पेनिश फ्लू दुनिया के इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट फ्लू है। 1918 में स्पेन में आया था। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्पेन में भी आया था, जरूरी नहीं है, हो सकता फ्रांस से आया हो, बिकॉज वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था एंड स्पेन वॉज द ओनली कंट्री जो प्रेस को, मीडिया को जिन्होंने फ्री रखा हुआ था। तो केसेस वहाँ पे रिपोर्ट होना शुरू हुए थे सबसे पहले। बाकी जगह केसेस थे लेकिन उनको दबा लिया गया था। तो ओरिजिन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कहते हैं इसको स्पेनिश फ्लू। और लगभग 50 करोड़ लोगों को, दुनिया के 50 करोड़ पॉपुलेशन को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था। और इसमें बड़े हेल्दी लोग, यंग लोग जो थे वो दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस फ्लू। 10 करोड़ के आसपास फैटलिटीज़ हुई थी। अकेले हिंदुस्तान में 1 करोड़ 10 लाख लोग इस फ्लू से मरे थे। स्पेनिश फ्लू का जो फर्स्ट वेव था वो उतना सवेयर नहीं था, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया। सेकंड वेव जो था वो बड़ा डेडली था। इसलिए जो स्पेनिश फ्लू का जो इम्पैक्ट है वो डब्ल्यू वाला इम्पैक्ट है। सेम थिंग इंडिया ने जो सबसे बढ़िया बात की, जो मोदी गवर्नमेंट ने की, वो ये किया कि हमने लॉकडाउन बड़ा टाइमली लिया। और हमारा जो लॉकडाउन था इसको सराहा गया बाय IMF, बाय WHO, बाय ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा टाइमली हमने लिया क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक हमने पीक
जैसे रणदीप गुलेरिया जी जो डॉक्टर जो डायरेक्टर हैं एम्स के, वो कह रहे हैं कि मिड जुलाई में, जून जुलाई में जाके ये हमारा पीक आएगा। तो बाकी का अमेरिका ने, बाकी कंट्रीज़ ने पीक कितनी जल्दी अचीव किया, क्योंकि वहाँ पे फैटलिटीज़ जो थी बड़ी एकदम से हुई, तो हमने उस चीज़ को एक्सटेंड कर लिया। लेकिन बड़ा अच्छा हो अगर हम उस कर्व को फ्लैटन कर दें, और उससे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी वो चीज़। सो दिस इज़ अ डब्ल्यू बेस्ड रिकवरी पाथ। क्वेश्चन है ये आपने किया कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिनेरियो है वो ऑनलाइन रहेगा, कैसा रहेगा। स्पेनिश फ्लू की मैंने बात की, जो डेडलीस्ट फ्लू था हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। स्पेनिश फ्लू में एक गलती क्या हुई कि स्कूल्स को बंद नहीं किया गया और स्कूलों से फैला। पीछे मैं जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कौशिक बसु, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। ही सेड कि स्पेनिश फ्लू में अगर स्कूल्स 3 महीने के लिए बंद रखे जाते तो जितनी फैटलिटीज़ स्पेनिश फ्लू से हुई उसका सिर्फ 10% ही फैटलिटीज़ होनी थी। 90% पॉपुलेशन को बचाया जा सकता था जो स्पेनिश फ्लू से मरी। सिमिलरली जो एजुकेशन सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जिसमें अभी तक सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर को खोला जाएगा, एजुकेशन सेक्टर विल बी द लास्ट सेक्टर जिसको खोला जाएगा। रीज़न, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, और क्योंकि यहाँ पे एकदम से गैदरिंग एकदम से है, चाहे वो कॉलेजेस में यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी में यंगस्टर्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं स्कूलों में, तो ये एक बड़ा एक, और इवन पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को भेजना। तो जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती बीमारी, तो ये तो बड़े मतलब सिलेक्टेड सेक्टर्स में ऑनलाइन, मतलब वर्क फ्रॉम होम या वॉट एवर, ये जैसा भी है ये सिनेरियो रहेगा। तो इसके लिए तो हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। नीरज पंत जी का क्वेश्चन है, ये समय भारत के उद्योगों को बढ़ाने का नहीं है अगर स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में जोर दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, स्वदेशी वस्तुएं हैं, इसीलिए तो जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया, भारत में आके ही चीज़ बनाई जाए, तो उसमें भारत का ही रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसमें भारत की ही एम्प्लॉयमेंट लग रही है, तो वो चीज़ हो जाए। MNCs भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और हमारे जो अपने उद्योग हैं, और इसमें नीरज जी मैं आप बात कहना चाहूँगा कि जैसे हर एक चैलेंज जो है अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो इंडिया को जो जैसे फॉर एग्जांपल 1991 का इकोनॉमिक रिसेशन जो था वो IT रेवोल्यूशन को लेके आया। तो ये जो रिसेशन है इसमें 2 सेक्टर्स हैं जो बिग गेनर्स होंगे, एक इंडिया का हेल्थ सेक्टर और सेकंड इंडिया का अगेन IT सेक्टर। इंडिया का हेल्थ सेक्टर जो है इसका वर्ल्ड में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, वॉल्यूम टर्म्स में नंबर 3 है, वैल्यू टर्म्स में अराउंड नंबर 11-12 के आसपास है। और अभी हमने देखा कि जो मेडिसिन इंडिया से मांगी अमेरिका ने या बाकी कंट्रीज़ ने, इंडिया ने एकदम से प्रोडक्शन करके वो वहाँ पहुँचाई। और इंडिया की जो मेडिसिन, और क्योंकि चाइना की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी डाउट आया है, बिकॉज चाइना ने जो माल भेजा, जो मेडिसिन या मेडिसिन किट्स भेजी यूरोपियन यूनियन में, इंडिया में, वो ठीक क्वालिटी की नहीं भेजी। तो चाइना की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आया तो ऑर्डर्स रिप्लेस किए गए, इंडिया से सामान मंगवाया गया। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्वदेशी वस्तुओं का इंडिया में प्रयोग, और हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं इनका एक्सपोर्ट अगर ये हो जाए तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है इंडियन इंडस्ट्री को, और इसी तरह IT सेक्टर को भी। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग कहीं ना कहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो मिलना होगा वो वर्चुअल मिलना होगा, हमारा जो मिलना होगा वो एक डिस्टेंस से मिलना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उनका बहुत बड़ा एक रोल आ जाएगा, इसमें IT सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। दैट इज़ ट्रू। एनी अदर क्वेश्चन? केशव अग्रवाल ने क्वेश्चन रखा है कि चाइना से हम लोग रिप्लेस कर भी जाएं लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बैकवर्ड है।
वेल, आई डोंट एग्री विद दिस. टेक्नोलॉजी बेसिकली ये कंपनीज ही लेके आती हैं. तो जब इन कंपनीज को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, सो दे विल ब्रिंग टेक्नोलॉजी. ऐसा नहीं है, इंडिया में जो लेबर है बड़ी इफ़ेक्टिव है. इंडिया में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है. चाइना के पास सिर्फ एक एज है जो आपने कही, वो टेक्नोलॉजी है. तो जब वो एमएनसीज अपना बेस शिफ्ट करेंगी तो इंडिया में टेक्नोलॉजी आ जाएगी. दैट इज़ नॉट. और टेक्नोलॉजी जब आती है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बड़ी जल्दी रहता है. सो दैट इज़ नॉट एन इशू. भूपेश यादव ने पूछा है गवर्नमेंट सभी जॉब्स को कैसे बचा पाएगी. वेल, हमें वर्कर्स को लाना पड़ेगा फैक्ट्रीज में. हमें फैक्ट्रीज को खोलना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 से जो डेथ है वो पेनफुल है, लेकिन जो भूखमरी से डेथ होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से डेथ होगी, वो स्लो होगी और ज़्यादा पेनफुल होगी. ग्रेजुअल होगी लेकिन ज़्यादा पेनफुल होगी. तो इसलिए हमें तो उनको लाना पड़ेगा. फैक्ट्रीज़ में मजदूरों को लाना पड़ेगा, वर्कर्स को लाना पड़ेगा. ठीक है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है. गवर्नमेंट को मैंने कहा कि नेगेटिव लिस्ट जारी करनी पड़ेंगी 3-4, उनकी प्रोडक्शन रोक के, बाकी को तो ओपन करना पड़ेगा. और काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों के ऊपर आ जाती है कि हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, अपने फेलो सिटीजन्स का ध्यान रखना है. गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, हमारा भी बहुत बड़ा रोल है. मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की वो लाइन याद आ रही है कि डोंट से व्हाट नेशंस हैव गिवन टू यू, से व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री. अब वक्त आ गया कि हम भी कुछ देश को दें. तो पहली बात, हम एक अच्छे सिटीजन बने, नॉर्म्स को फॉलो करें और गवर्नमेंट का सहयोग करें. क्यों नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा. वैसे मैंने रिकवरी पाथ की बात की है, इधर वी शेप और यू शेप. डब्ल्यू और एल शेप एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं, उनको हम फिलहाल छोड़ सकते हैं. इवन यू शेप इज़ नॉट बैड ऑप्शन दिस टाइम. फूड प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज, जैसे मैंने कहा कि ये जो इसके बारे में मैंने चर्चा की है विस्तार में कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनका शेयर 85% है. और एक है जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे नेस्ले है, फास्ट फूड बनाती है, मैगी प्रोडक्ट्स बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है, या और भी सप्लायर्स हैं, बिग बाज़ार है, बिग बास्केट है, ये बड़ी और कंपनीज़ हैं. इनका शेयर 15% है फूड सप्लाई चेन में. तो ये देखना है कि कहीं ये कंपनीज़ मौके का फ़ायदा उठा के कॉन्सनट्रेट ना करें इस बिज़नेस को अपनी फेवर में. उससे क्या होगा, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो फूड एंड सप्लाई चेन में हैं, वो लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, वो लोग गरीब हो जाएंगे, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने इसमें एग्जांपल भी दी थी कि ब्राज़ील, इजिप्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एवियन फ्लू के बाद एक चेंज आया था कि वहाँ पे जो लार्ज एमएनसीज थी उनका शेयर बढ़ गया था, और जो स्मॉल कंपनीज़ थी, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी, इनका शेयर ड्रामेटिकली फॉल कर गया था. तो ऐसा कुछ सिनेरियो इंडिया में ना हो, तो गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा. राधिका का क्वेश्चन है कि जॉब सिनेरियो कैसे रहेगा यंगस्टर्स के लिए, और इंडिया एब्जॉर्व कैसे कर पाएगा यूथ के लिए. देखो, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जैसे IMF प्रिडिक्ट कर रहा है, या बाकी अगर हम पॉजिटिव होके चलें, वैक्सीन अगर आ जाती है बाय 3-4 मंथ्स. देखिए, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये है कि
जो वैक्सीन है इट विल कम विद इन 3 months। पैसिमिस्टिक सिनेरियो ये है इट मे टेक 3-4 years। तो ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर हम देखें कि 3-4 महीने 5 महीने में वैक्सीन आ जाती है एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर वो वाइडली अवेलेबल हो जाती है तो इकॉनमी कैन बी कम ऑन द ट्रैक विद इन ईयर। कोई बड़ी बात नहीं है। IMF प्रिडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो 8-9% तक चला जाएगा। तो वो एक अच्छा हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग दोबारा से उस लेवल को अचीव करेंगे तो जॉब्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। बट येस, अगर ये लंबा खिंच गया देन पिक्चर इज ग्लोरी। जयवीर सिंह का क्वेश्चन है, आई एम ए बिजनेसमैन नाउ। मैं आपका स्टूडेंट था और अभी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ILO ने एक लिस्ट तैयार की थी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे रिसेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। तो अगर मैं उन सेक्टर्स की बात करूं सो आई विल शेयर विद यू द लिस्ट आल्सो। जो हाईएस्ट इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो 4 सेक्टर्स के ऊपर है। वन इज़ टूरिज़्म सेक्टर, जिसमें टूरिज़्म एंड फूड सर्विसेज, एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज। सेकंड इज़ रियल स्टेट, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। थर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ इज़ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इनफैक्ट रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। ये 4 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिसेशन का पड़ा है। आपको मैं जैसे टूरिज़्म की एग्जांपल देता हूँ कि हिंदुस्तान में टूरिज़्म जो है, जैसे मैंने कहा कि 200 लाख करोड़ का GDP इंडिया का है, तो लगभग 20 लाख करोड़ इट कम्स फ्रॉम ओनली टूरिज़्म सेक्टर। दैट इज़ 10% ऑफ GDP इट कम्स फ्रॉम टूरिज़्म सेक्टर। लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग हिंदुस्तान में हर साल बाहर से आता है। 1 करोड़ 10 लाख पीपल दे विजिट इंडिया एवरी ईयर। ये सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज़्म है, डोमेस्टिक टूरिज़्म तो मैंने बात ही नहीं की। और इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है इट इज़ ह्यूज, इट्स बिग। ये इतना बिग है कि इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है उसका, जैसे मैंने बताया इतना, डोमेस्टिक टूरिज़्म का जो शेयर है वो बहुत बड़ा है। और इंटरनेशनल टूरिज़्म का जो शेयर है ओवरऑल GDP में मतलब 2 लाख करोड़ का है। 2 लाख करोड़ ये लोग फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आते हैं इंडिया में। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ हिट हार्ड, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो ये अफेक्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी को ऑफ कोर्स। आनंद ढिलो, विल कंज्यूमर्स बी बर्डन्ड मोर ऑफन कोविड-19, गवर्नमेंट विल हेल्प? कंज्यूमर्स नहीं, इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स बर्डन्ड होंगे। गवर्नमेंट हेल्प करेगी, खासकर गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी जो मैंने कहा इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, कर भी रही है। और अभी स्टिमुलस पैकेज आएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ पैकेज बनाया है। सो इट इज़ 6 o'clock. इट्स वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू गाइज। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।